वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने सदिश अदिश की कुछ बेसिक जानकारियों का अध्ययन किया था। आज भी उसी चरण को आगे बढ़ाते हैं और सदिश अदिश यानी वेक्टर एनालिसिस चैप्टर के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ध्यान देना बच्चों, ये सदिश लिखे हैं तो ये कहीं सदिश के प्रकार में आता है, ऐसा नहीं है। ये सदिश का प्रकार नहीं है। नाम के आगे सदिश लगेगा, शून्य सदिश, एकांक सदिश, समरूप सदिश, तो ये सदिश के प्रकार नहीं है कि सदिश 10 प्रकार के 8 प्रकार के, ऐसा नहीं होता। ये सदिश हैं, इनके बारे में जानेंगे, इनको समझेंगे कि ये सदिश में आते हैं, नाम से आते हैं, तो इनका अर्थ क्या हो, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे शून्य सदिश, जीरो और नल वेक्टर। दूसरा एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। तीसरा समान सदिश, इक्वल वेक्टर। असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर्स। इसके कुछ और नाम है, लिखते हैं। तो चलिए कुछ सदिश नामक चैप्टर में आने वाले कुछ ये परिभाषिक शब्द हैं। शून्य सदिश, एकांक सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश, समतली। विपरीत को असमान या ऋणात्मक सदिश भी कहते हैं। समतलीय, विषमतलीय, स्थिति सदिश, समरेखीय सदिश, सहप्रारंभिक सदिश और परस्पर लंबवत एकांक सदिश। ये कुछ नाम आएंगे इस चैप्टर में। ये नहीं कि नाम के आगे ये सदिश लगा हुआ है तो ये सदिश के प्रकार हैं, नहीं। ये सदिश हैं जो भिन्न भिन्न तरह के हैं। कई प्रकार से कोई मतलब नहीं, कोई प्रकार कहता है तो कहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इन सब में जो हमें विशेष ध्यान देना है, ऐसे सब इम्पोर्टेंट है, सबको जानेंगे, लेकिन जो विशेष निगाह जिन पर रखनी है वह एकांक सदिश नंबर 2, स्थिति सदिश नंबर 7 और परस्पर लंबवत एकांक सदिश, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। परस्पर लंबवत एकांक सदिश, ये 3 टॉपिक हैं, एकांक सदिश, स्थिति सदिश और परस्पर लंबवत एकांक सदिश। इन 3 पर हमें विशेष दृष्टि रखनी है, विशेष तौर पर इन तीनों को समझना है, जानना है, सीखना है। चलिए इनको बताने से पहले फिर से एक बार रिपीट करें। सदिश कौन है? जिसमें परिमाण भी हो और जिसमें दिशा भी हो। तो परिमाण तो सबका होगा, बिना परिमाण वाला कोई सदिश नहीं इसमें से। और सदिश परिमाण तो अदिश में भी होता है, लेकिन अदिश में दिशा नहीं होता ना। तो यहां दिशा मतलब दिशा सब में है, ये फिक्स है, ये नियत रखेंगे, दिशा सब में है, लेकिन सबका परिमाण अलग अलग हो सकता है। तो इस परिमाण पर विशेष निगाह देनी है हमें। दिशा तो सब में है और दिशा कैसे निकालेंगे उसका भी नियम हमारे पास आएगा। दिशा और परिमाण दोनों निकालने का नियम, किसी सदिश में परिमाण कितना है, दिशा कहोगे ना सर, आप कहते हो इस सदिश में परिमाण भी है दिशा भी है, तो बताइए इस सदिश का परिमाण कितना है, इस सदिश का दिशा कितना है। तो परिमाण और दिशा निकालने का भी नियम है, आगे जानेंगे, अगले क्लास में समझेंगे। पहले इस क्लास में ये 200 को बढ़िया से समझ लें क्योंकि इनकी आगे बड़ी अहमियत है। तो शून्य सदिश
नाम में शून्य लगा हुआ है। रिक्त समुच्चय भी कह दो, रिक्त सदिश भी कोई कहता है, नल, जीरो या नल। जीरो, जीरो का मतलब क्या? कुछ भी नहीं। तो एक ऐसा सदिश, ध्यान देना, दिशा ये नहीं कह सकते कि दिशा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो सदिश ही नहीं हो सकता। मतलब इसमें दिशा है लेकिन परिमाण जीरो है। तो शून्य सदिश की परिभाषा होगी कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता हो, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता हो, शून्य सदिश कहलाता है। तो बच्चा लोग यहां समझो, कहोगे सर ऐसी कौन सी सदिश है, ऐसी कौन सी राशि है, सदिश छोड़िए ना, अदिश में भी आ जाए, जिसका परिमाण जीरो होता हो। हमारा द्रव्यमान जीरो है तो हमारे द्रव्यमान का परिमाण शून्य हो गया। इसका क्या अर्थ निकलता है? मीनिंग है कुछ? तो सर ये तो मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। मतलब ऐसी कोई राशि ही नहीं है जिसका परिमाण जीरो होता हो। बच्चा लोग क्लियर करना है, इसको डाउट नहीं होना चाहिए। हमने इसकी परिभाषा क्या बताया कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता हो, शून्य सदिश कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा। तो शून्य परिमाण वाला कौन सदिश है? कोई ऐसी राशि है जिसका परिमाण जीरो हो? नहीं, परिमाण जीरो है तो वो राशि ही नहीं है। भौतिक राशि जिसका मापन किया जा सके, जिसका मेजरमेंट हो सके, और मेजरमेंट जीरो है, इसका मतलब मेजरमेंट हमने किया नहीं। हमारा मेजरमेंट करना है, लंबाई हो, द्रव्यमान हो, कुछ भी, वो जीरो आता है, इसका कोई मीनिंग होता है? नहीं। तो ऐसी कोई राशि ही नहीं है, सही बात यही है, जिसका परिमाण शून्य होता हो। तो कहो सर ऐसी राशि नहीं, तो फिर इसको क्यों रखा गया है? बिल्कुल रखा गया है। कहीं गणित हल करोगे तो x प्लस वाई बराबर अगर 5 आता है तो x बराबर जीरो तो आ सकता है ना, कि x बराबर फिक्स है कि हमेशा कोई नॉन जीरो मेंबर ही आएगा। तो जीरो आ गया तो इसी जीरो को क्या कहेंगे कि यह शून्य सदिश है। यह क्या है? शून्य सदिश है। मान लो ये दोनों सदिश थे, तो x का मान गणित में, अब कहोगे सर तब तो ये बात समझ में आया कि कैलकुलेशन करते समय किसी सदिश राशि का मान अगर शून्य आ जाता है तो आप नहीं कहेंगे कि यह राशि नहीं है, क्योंकि उसका मान शून्य भी हो सकता है, उसका मान जीरो भी हो सकता है, और ऐसी स्थिति में वह सदिश कहलाएगा, क्योंकि शून्य सदिश नामक एक सदिश का अस्तित्व है। तो इस टॉपिक का वास्तव में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन गणितीय कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल कंसेप्ट में इसका कुछ मीनिंग है। इसके बारे में हमें जानना है, समझना है। तो गणित में इसका अस्तित्व है, केवल मैथमेटिकल कंसेप्ट रखने के लिए इसका अस्तित्व रखा गया है। वास्तव में इस सदिश का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल गणितीय कैलकुलेशन के लिए इस सदिश का अस्तित्व हमने रखा है कि कहीं x का मान जीरो आ गया तो क्या कहेंगे? शून्य सदिश कहेंगे कि यह सदिश क्या है? शून्य सदिश है। तो गणितीय के लिए रखा गया है, रियल में इसका अस्तित्व नहीं हो सकता, रियल में कोई राशि नहीं हो सकती, यही सत्य है जिसका मान शून्य होता है। तो मैथमेटिक्स के लिए, कैलकुलेशन के लिए इस सदिश का अस्तित्व रखा गया है। तो ये हो गया शून्य सदिश। दूसरा एकांक सदिश, यूनिट। एकांक सदिश किसको कहेंगे? एकांक सदिश, तो ये शून्य सदिश था तो जिसका परिमाण शून्य है। एकांक सदिश, एकांक मतलब एक, जिसका परिमाण यूनिट हो, एक हो। तो जिस सदिश का परिमाण एक होगा, उसका मैग्नीट्यूड एक होगा, ऐसे सदिश को एकांक सदिश कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसको निरूपित करने के लिए, एकांक सदिश को निरूपित करने के लिए एकांक सदिश, क्या हमने इसका परिभाषा बताया? जिसका परिमाण एक हो। और इसको सूचित कैसे करेंगे? संकेत के ऊपर, जो राशि का संकेत हो, संकेत के ऊपर कैप का चिन्ह लगाते हैं। कैप का चिन्ह लगाते हैं। जैसे यह एकांक सदिश है, तो एकांक सदिश है तो कहोगे सर सदिशों का निरूपण तो ऐसे होता है। बिल्कुल वही, इसी का ये कैप रख लो, क्योंकि परिमाण तो एक हो गया, फिक्स हो गया, परिमाण घटने बढ़ने वाला है नहीं। तो तीर में से
ये आगे कैप वाला हिस्सा निकालकर ऐसे लगा देते हैं, है ना। तो ये एकांक सदिश, कहीं कैप लगा हुआ है एक्स कैप, तो वह क्या है, एकांक सदिश है। और किसी सदिश का एकांक सदिश निकालने के लिए उस सदिश में उसके परिमाण से भाग देते हैं। परिमाण निकालना आगे हम लोग सीखेंगे। ए कैप बराबर वेक्टर ए, अब परिमाण को मॉडुलस कहते हैं। तो ये सूत्र हो जाता है किसी भी सदिश को यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए, उसको एकांक सदिश में बदलने के लिए उस सदिश बटा में उस सदिश का परिमाण, परिमाण को मॉड से डिनोट करते हैं। अभी आगे निकालना सीखेंगे परिमाण, इसके लिए थ्योरी है, हमारे पास फॉर्मूले भी मिलेंगे। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है कि किसी भी वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर में बदल सकते हैं। तो ये हो गया एकांक सदिश। तो फिर से एक बार एकांक सदिश हमने कहा कि इस पर विशेष निगाह रखनी है, तो इसमें तो विशेष बात तो हमने बताया भी। सबसे पहले परिभाषा, एकांक सदिश की परिभाषा आप क्या देंगे, वे सदिश जिसका परिमाण एक होता हो, एकांक सदिश कहते हैं। इसको निरूपित कैसे करते हैं, तो इसको निरूपित करने के लिए उस राशि के संकेत के ऊपर कैप का चिन्ह लगा देते हैं। और किसी सदिश को यूनिट वेक्टर में कैसे बदलेंगे, तो उस सदिश में उस सदिश के परिमाण से भाग दे देंगे, तो वह राशि, वह सदिश यूनिट वेक्टर में एकांक सदिश में बदल जाएगा। तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 क्या है, समान सदिश। समान सदिश, दो सदिश ए और बी समान कहलाएंगे। यह सदिश ए हो गया और यह सदिश बी हो गया। दो सदिश ए और बी इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे यदि उनकी दिशा तथा परिमाण समान हो। दिशा तथा परिमाण समान हो। दो सदिश ए और बी समान सदिश कहलाएंगे अगर उन दोनों की दिशा भी एक ही हो और उनकी परिमाण भी एक ही हो। एग्जाम्पल से देखो, इन दोनों का तीर एक ही दिशा में नजर आ रहा है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो इनका परिमाण, दोनों का परिमाण 10-10 है और दोनों एक ही दिशा में है, तीर का चिन्ह तो बता रहा है। तब ये दोनों समान सदिश ए बराबर बी कहलाएंगे। चौथा, विपरीत सदिश या असमान सदिश। तो दो सदिश, ये तीसरा था, ये चौथा बताने जा रहे हैं। दो सदिश ए और बी, यह ए हो गया और यह बी हो गया। दो सदिश ए और बी असमान, विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं यदि वे दोनों दिशा में विपरीत हो, परिमाण बराबर हो। क्या, परिमाण बराबर परंतु दिशा विपरीत हो। दिशा विपरीत हो। तो ए का वेक्टर ए का विपरीत सदिश बराबर माइनस ए के ऊपर तीर का चिन्ह लगा दीजिए। तो समान सदिश कौन, जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो। और असमान, विपरीत या ऋणात्मक सदिश कौन, जिसका परिमाण बराबर हो परंतु दिशा भिन्न हो। परिमाण बराबर हो और दिशा भिन्न हो। सदिश ए का परिणामी सदिश माइनस लगा दीजिए, नाम ही है ऋणात्मक सदिश या विपरीत, तो विपरीत दिशा बताएगा, अर्थात x का विपरीत माइनस एक्स। अब याद रखना ये आगे काम करेगा। वेक्टर ए का विपरीत सदिश माइनस ए, वेक्टर बी का विपरीत सदिश माइनस बी। विपरीत सदिश विपरीत करना हो तो चिन्ह बदल दीजिएगा, अगर माइनस है तो प्लस में कर दीजिएगा, प्लस है तो माइनस में कर दीजिएगा। तो इस तरह से किसी सदिश का विपरीत सदिश निकाला जाता है। तो ये हम लोगों ने नंबर 4 भी कंप्लीट कर ली। अब आते हैं नंबर 5, समतलीय सदिश, कोप्लेनर।
समतल क्या होता है, सबसे पहले ये बात समझना। समतलीय, समतल, प्लेन, प्लेन क्या है ये समझो। दो रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को समतल कहते हैं। समतल को हम यहां लिख देते हैं, समतल का मतलब दो रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को समतल कहते हैं। तो चलो एक समतल बनाते हैं। ये अक्ष है हमारे x, x डैश, y, y डैश, ये मूल बिंदु। तो ये देखो इधर, ये देखो ये वाला जो क्षेत्र है यहां से यहां तक, ये दो रेखाओं से घिरा हुआ है ना, x अक्ष का धनात्मक भाग और y अक्ष का धनात्मक भाग। तो ये क्षेत्र दो रेखाओं से घिरा हुआ है, तो यह एक समतल है जिसका नाम xy समतल कहेंगे। और इस समतल का मान x डैश y समतल है, यह x डैश y डैश है और यह x डैश x y डैश समतल है। तो ये आपके सामने चार अलग अलग समतल दिख रहे हैं ना, दो रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। ये भी क्षेत्र दो रेखाओं से घिरा हुआ, ये रे भी, तो यह भी एक समतल है, यह भी एक समतल है, यह भी एक समतल है, यह भी एक समतल है। तो हम लोगों ने समतल को समझा। अब आ जाते हैं समतलीय सदिश को। तो समतलीय सदिश, दो सदिश ए और बी समतलीय कहलाएंगे अगर वे एक ही समतल में हो, ए भी यहाँ, बी भी यहाँ। तो ए और बी ये जो दो सदिश है समतलीय सदिश है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही समतल एक्स वाई में स्थित हैं। तो समतलीय सदिश कौन हुआ? वे सदिश जो एक ही समतल में हो, चाहे दो हो, चार हो, पांच हो। इसमें पांच सदिश सब एक्स वाई में ही हैं, तो वे पांचों के पांचों समतलीय हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ए तथा बी क्या है? समतलीय सदिश। क्यों समतलीय है? क्योंकि ये दोनों एक ही समतल, किस समतल? एक्स वाई में स्थित हैं। अब आ जाते हैं इसमें विषमतलीय, नॉन को, ये कोप्लेनर हुआ, नॉन कोप्लेनर नहीं। तो दो सदिश विषमतलीय कब कहलाएंगे? जब ए अलग समतल में हो और बी अलग समतल में हो। ये देखो ए की समतल में है एक्स वाई और बी की समतल में है एक्स वाई डैश। तो वे सदिश जो अलग अलग समतलों में स्थित हो विषमतलीय, नॉन कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। जैसे ए और बी। कोई पूछे कि ए और बी विषमतलीय सदिश क्यों है, तो क्या जवाब देंगे? कहेंगे कि सदिश ए जो है वो एक्स वाई समतल में है और सदिश जो बी है वह एक्स वाई डैश समतल में है। ये दोनों सदिश अलग अलग समतलों में स्थित हैं, अतः विषमतलीय सदिश हैं। तो चलो यहाँ तक हम लोगों ने नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। नंबर 7 पर आ जाते हैं स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश, अगर आप लोगों से कहा जाए, आप लोग कोचिंग तक आते हैं कि अपनी स्थिति बताइए, तो कोई बच्चा सिविल लाइन से आ रहा है तो सिविल लाइन से स्थिति बताएगा, कोई बच्चा सोहनी पट्टी से आ रहा है तो सोहनी पट्टी से स्थिति बताएगा, कोई चरित्र बंध से आ रहा है तो अपनी चरित्र बंध से स्थिति मतलब 10 बच्चे अलग अलग स्थिति बताएंगे अपना, कि हमारी स्थिति यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। तब तो एक प्रश्न हमने कहा स्थिति बताइए, 10 बच्चे 10 आंसर देंगे। तब अगर स्थिति बताने का आपको एक नियम बता दिया जाए कि बच्चा लोग आपको स्थिति जब भी बताना है मुनीब चौक से बताना है, तब बताओ सब बच्चा कहीं का रहा हो, सबका एक ही आंसर आएगा मुनीब चौक से। क्योंकि कहाँ से स्थिति बतानी है, तो आप सर जी ने नियम बना दिया कि सभी बच्चे अपनी स्थिति मुनीब चौक बक्सर से ही बताएंगे, तो सब बच्चों के आंसर करेक्ट आएंगे। अब 10 लोग 10 तरह का उत्तर नहीं देंगे। तो स्थिति बताने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए कि स्थिति कहाँ से स्थिति बताई जाए। तो हमने तो बता दिया आपको मुनीब चौक बक्सर से स्थिति बतानी है। तो वेक्टर में भी, सदिश विश्लेषण में भी स्थिति को बताने का एक नियम होता है। स्थिति कहाँ से? तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ स्थिति हमेशा मूल बिंदु, यह मुनीब चौक है, यही मुनीब चौक है मूल बिंदु। कभी भी किसी सदिश की स्थिति बतानी है तो कहाँ से बताई जाती है? मूल बिंदु से। और यही इसकी परिभाषा है
कि मूल बिंदु से स्थिति बताने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। कहाँ से? मूल बिंदु से स्थिति बताने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। तो ये देखो ओ, ये पॉइंट ए है और इसकी स्थिति कौन बता रहा है? ए। और यह पॉइंट बी है, इसकी स्थिति कौन बता रहा है? बी। तो ए की स्थिति सदिश कोई पूछे तो ए की स्थिति सदिश तो कहां से बतानी स्थिति? मूल बिंदु से। तो क्या जवाब देंगे? ओ ए। और सदिश को तीर निरूपित करने के लिए तीर का चिन्ह ना बराबर क्या हो गया? वेक्टर ए। बी की स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर बराबर बी माना है हमने। तो कभी भी किसी बिंदु की स्थिति कहाँ से बतानी है ये याद रखना है आपको, क्योंकि इस टॉपिक को भी हमने इंपॉर्टेंट में रखा है। स्थिति सदिश, तो स्थिति बताने वाले सदिश को और स्थिति कहाँ से बताई जाए? मूल बिंदु से, ऑरिजिन से। तो किसी बिंदु की स्थिति मूल बिंदु से बताने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब कोई पूछे कि ए बी की स्थिति सदिश बताइए, तो ए बी की स्थिति, ए बी तीर का चिन्ह ध्यान देना, हमने ए बी कहा है, बी अलग होगा, ए बी अलग होगा। तो सदिश तीर लगा दीजिए, तीर लगा दिए तो यह ए बी है कि बी है? ए बी है, वेक्टर ए बी। तो ए बी का मान निकालना है। और ओ ए मूल बिंदु से ए, मूल बिंदु से बी, ओ बी। अब इधर मिटा देते हैं। यहां तक हो गया है। अब बच्चा लोग बताओ, ओ से बी तक जाना हो, इस तीर पर देखना। वेक्टर एनालिसिस में कहीं कोई चित्र बने तो उस चित्र में आप तीर के अनुसार चलोगे, तीर के विपरीत चलोगे तो विपरीत माइनस लगाना पड़ेगा। याद रखना, तीर की दिशा में चलेंगे तो प्लस, और विपरीत सदिश अभी पढ़ाए थे, विपरीत असमान या ऋणात्मक सदिश, तो ए का विपरीत माइनस ए होता है। तो तीर के अपोजिट चलोगे तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो अगर बताओ ओ से बी तक जाना हो, यहां देखो ओ से बी तक जाना हो तो कैसे जाएंगे? तो कहोगे सर ओ से ए, तीर के अनुसार चलना है, ओ से ए जाएंगे और फिर ए से बी चलेंगे, बी तक पहुंच गए ना। ओ से बी तक जाना है, कैसे? ओ से ए फिर ए से बी। हमें ए बी का मान निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो गया? ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी का स्थिति सदिश कितना हुआ? ओ बी माइनस ए। ओ तो अपने से स्थिति सदिश बोले तो उसमें ओ ओरिजिन तो अपने आप आएगा, क्योंकि ये डिफिनीशन में है, परिभाषा में है। तो अब बताओ, कोई पूछे कि पी क्यू की स्थिति सदिश बताओ, पी क्यू की स्थिति सदिश कोई चित्र नहीं बनाना है, तो क्या समझो, ये देखो ए बी का स्थिति सदिश कहते ही स्थिति आ गया मूल बिंदु से, ओरिजिन ओ आ गया उसमें अपने आप। अब ये नहीं कहना सर इसमें पी क्यू था तो ओ कहाँ से? तो स्थिति सदिश बोले हैं तो उसमें ओ अपने आप है। तो देखो ए बी का स्थिति सदिश ओ लगा बाद वाले पर, बी पर ओ बी, अब माइनस ओ पहले वाले पर, तो पी क्यू का ओ लगेगा बाद वाले पर, ओ क्यू, अब माइनस ओ पहले वाले पर, ओ पी। ये ट्रिक हो गया। अगर ये ट्रिक आप समझ लेंगे ना तो इतना चित्र बनाने की जरूरत नहीं होगी। कोई पूछे कि आप बताइए आर एस का स्थिति सदिश, आर एस का स्थिति सदिश, तो कहोगे सर ओ बाद वाले में ओ एस माइनस ओ आर। बिल्कुल, कहीं भी स्थिति सदिश निकालने का यह ट्रिक हो गया, यह एक नियम हो गया, यह ट्रिक हो गया। इसको याद रखना है कि कभी भी स्थिति सदिश पूछा जाए तो ओ पहले बाद वाले पर लगाएंगे, माइनस ओ पहले वाले पर। ओ स्थिति सदिश है ही, स्थिति बतानी है कहाँ से? मूल बिंदु से। तो ये स्थिति सदिश भी कंप्लीट हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने 3 इंपॉर्टेंट में इसको भी बताया था। अब आ जाते हैं 8 नंबर पर समरेखीय। समरेखीय सदिश। दो सदिश
ए तथा बी समरेखीय कहलाते हैं। जब उनकी दिशा एक ही हो, चाहे परिमाण बराबर हो या न हो। तो हमने ऐसा समान सदिश में पढ़ा था। तो समान सदिश में दिशा तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन परिमाण भी बराबर होना चाहिए। और इसमें समरेखीय में दिशा एक ही हो, परिमाण बराबर हो तो भी कह सकते हैं, और बराबर न हो तो भी कह सकते हैं। तो परिमाण से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी दिशा, ये देखो, यह ए और यह बी, इन दोनों की एक ही दिशा है, लेकिन परिमाण, इसका परिमाण ज़्यादा है, इसका परिमाण कम, तो परिमाण बराबर नहीं है। तो ये कैसे सदिश है? समरेखीय। नंबर 9, सहप्रारंभिक सदिश। सहप्रारंभिक सदिश। सहप्रारंभिक का मतलब, सह मतलब साथ में। ये देखो, यह ए, यह बी और यह सी। सहप्रारंभिक सदिश वे कहलाते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु, इंग्लिश में कहते हैं टेल पॉइंट, जिनका टेल पॉइंट एक ही हो, एक ही बिंदु से निकलते हो, वे सहप्रारंभिक सदिश कहलाएंगे। तो ये देखो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है? सहप्रारंभिक। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक ही बिंदु ओ से निकलते हैं। तो सहप्रारंभिक सदिश कौन हुआ? वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट एक ही हो, टेल बिंदु, टेल पॉइंट भी कहते हैं, पूंछ वाला बिंदु एक ही हो, वे क्या है? सहप्रारंभिक सदिश है। और अंतिम में ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पूरे पाठ में इसी का महत्व है, तो इस पर विशेष निगाह रखनी है। 3 बताए थे, तीनों में ये सबसे विशेष है। चलिए इनको भी समझ लेते हैं। 10, परस्पर लंबवत एकांक सदिश ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। परस्पर लंबवत एकांक सदिश है ना। चलिए इनको जानते हैं। हमारे अक्ष, अभी तक बच्चा लोग, आप लोग 10th क्लास में 2 अक्ष पढ़े, x, y, और ये दोनों अक्ष हमेशा लंबवत होते हैं। ये देखो तो, यह x अक्ष और यह y अक्ष है ना, लंबवत होते हैं। बिल्कुल, अक्ष हमेशा लंबवत होते हैं। आज एक और अक्ष जानेंगे, तीसरा अक्ष, क्योंकि ये जो कमरा होता है ना, वो 3 डायमेंशनल होता है। मान लो हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को प्रदर्शित करना हो, तो ये तीनों को एक साथ यहाँ कर सकते हैं। लंबाई को यहाँ लिख दोगे, चौड़ाई को यहाँ लिख दोगे। अब इस कमरे की ऊंचाई को किस चित्र पर दर्शाओगे? नहीं दर्शा सकते, क्योंकि यह कमरा 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय है। तो आप लोग अभी तक 10th क्लास में जो भी पढ़े, 2 डायमेंशनल पढ़े, द्विविमीय पढ़े। उसमें 2 ही राशियां होती थी, एक राशि को अक्ष पर रख दो, x अक्ष पर, और एक को y अक्ष पर, और तीसरी हो गई तो z अक्ष पर। तो z कैसे लिखेंगे? ये देखो, यह x अक्ष, यह y अक्ष और यह z अक्ष हो गया। z अक्ष को समझने के लिए बाबू लोग थोड़ा सा और इसको समझना होगा। z अक्ष कैसे होता है? क्योंकि ये जो हमारा बोर्ड है ना, इस बोर्ड में भी लंबाई है, चौड़ाई है, तो ये बोर्ड भी 2 डायमेंशनल है। आपकी कॉपी की अगर बात करेंगे, आपकी कॉपी पर बात करेंगे, तो कॉपी में लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, तो आप कॉपी भी 2 डायमेंशनल है। मतलब 3 डायमेंशनल जो चित्र होंगे
वो बोर्ड पर या कॉपी पर नहीं बनाए जा सकते, बन ही नहीं सकता। इस पर जेड अक्ष हम नहीं सब, ये जेड कैसे है, ये देखो, इस बोर्ड की लंबाई पर यह हो गया, इस बोर्ड की चौड़ाई पर वाई हो गया। तो ये देखो ऐसे, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये तीसरा ऐसे इधर, ये 3, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय है। तो ये ऊंचाई ये ऐसे है, वास्तव में ये ऐसे है, ऐसे ही इस पर खींचा गया है, इस तरह से इसको खींचा गया। तो ये तो हम खींच नहीं सकते, इसलिए इसको नीचे लिखा गया। ध्यान रखना, इस चीज़ बार बार नहीं रिपीट करेंगे। 3 डायमेंशनल ये जो जेड अक्ष है, ये अक्ष ऐसे है, ये है ऐसे, लेकिन ऐसे चित्र नहीं बनाए जा सकते, इसको ऐसे लिखा गया है। अब ये तीनों अक्ष हमेशा लंबवत होते हैं, ये लंब, ये लंब, ये लंब, लंबवत है ना, देखो तो ये लंब, ये लंब, बिल्कुल 90 90 90, यहाँ 90 यहाँ 90, और ये तीनों पे 3 90 हैं, 1 90 2 90 और बीच में ये 3 90। अक्ष हमेशा लंबवत होते हैं, लंबवत अक्ष होते हैं, बिना लंबवत कोई अक्ष नहीं होगा। अब कोई सदिश एक अक्ष पर है, अब बताओ ये जो सदिश है ए सदिश है, अभी ये किस अक्ष पर है, कैसे बताओगे, बता पाओगे, कहोगे सर अंदाज से हम लोग ज्ञानी नहीं है कि बता सकते हैं। तो कोई सदिश किस अक्ष पर स्थित है, तो इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक बनाया गया कि अगर कोई सदिश एक अक्ष पर है तो उसमें आई लगा होगा, ऐसे आई कैप एकांक सदिश है। जो वाई अक्ष पर है उसमें जे कैप लगा होगा, जो जेड अक्ष है उसमें के कैप लगा होगा। तो ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप लगा हुआ है, तो एकांक सदिश तो है ना, कहोगे ना एकांक सदिश, बिल्कुल। और ये आई एक्स अक्ष पर है, जे वाई अक्ष पर है, तो आई और जे लंबवत है ना, बिल्कुल लंबवत। और तीनों एक दूसरे पर, आई जे लंब है, जे के लंब है, के आई, तो ये परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, परस्पर लंबवत एकांक सदिश। यही तीनों है, ध्यान देना। परस्पर लंबवत एकांक सदिश कौन, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये आई जे कैप लगा हुआ है, तो इनको क्या नाम दिया जाता है, परस्पर लंबवत एकांक सदिश, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परस्पर लंबवत एकांक सदिश कहते हैं। तो परस्पर लंबवत एकांक सदिश कौन हुआ, एक अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तीनों अक्ष एक दूसरे पर परस्पर लंबवत होते हैं। इन अक्षों पर स्थित एकांक सदिश को क्रमशः आई जे के से सूचित करते हैं, और ये आई जे के क्या कहलाएंगे, क्या नामकरण इनका होगा, परस्पर लंबवत एकांक सदिश। तो इसकी परिभाषा आप क्या नोट करेंगे, नोट करिए। एक अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष परस्पर एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। इन अक्षों पर स्थित एकांक सदिश को क्रमशः आई कैप, जे कैप, के कैप से सूचित करते हैं, और इन आई कैप, जे कैप, के कैप को परस्पर लंबवत एकांक सदिश कहते हैं, क्योंकि वो चित्र में ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये आज हम लोग इन 10 सदिशों को भली भांति समझे। अगले क्लास में सदिशों का जोड़ घटाव भी जानेंगे। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।